नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रियाद में हुई अमेरिका और रूस की बातचीत और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम पर इजराइल के ताज़ा कदम पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर। ऊर्जा क्षेत्र में भी मजबूत होगी साझेदारी। आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला। यूक्रेन रूस संघर्ष के समाधान पर रियाद में उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न। दोनों देशों के बीच बातचीत में 3 मुद्दों पर बनी सहमति। दोनों पक्षों ने वार्ता को बताया सकारात्मक, रचनात्मक और समाधान आधारित बातचीत। आगे की चर्चा के लिए होगी टीम गठित। अमेरिका ने कहा, शांति वार्ता में किसी भी पक्ष को दरकिनार करने की नहीं की गई कोशिश। सभी पक्षों को समझौता होगा स्वीकार। तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, शांति वार्ता में हो अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन का प्रतिनिधित्व। कनाडा के टोरंटो में लैंडिंग के वक्त विमान के पलटने से लगी आग। कम से कम 18 यात्री घायल। डेल्टा एयरलाइंस के विमान में 4 क्रू सदस्य समेत 80 यात्री थे सवार। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 200 से अधिक लोगों की हत्या को दिया अंजाम। छोटे राजनीतिक समूहों के साथ शांति और एकता सरकार पर सहमति नहीं बनने के बीच शुरू हुई हिंसा। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में जारी गृह युद्ध को बताया दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। 2 दिवसीय भारत दौरे के अंतिम दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौता शामिल है। इसके अलावा 5 समझौता ज्ञापनों पर भी दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान हुआ है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। The Prime Minister held bilateral talks with His Highness the Amir at Hyderabad House. Both leaders recalled the historic trade linkages, deep-rooted people-to-people ties, and robust bilateral relations between both the countries. They expressed the desire for further expanding and deepening of the multifaceted relationship between the two countries. विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि भारत और कतर एक दूसरे के साथ व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 14 अरब डॉलर का व्यापार होता है। Both sides have today agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard today. The trade today between India and Qatar is about $14 billion annually. Both sides have agreed to set a target to double this in the next 5 years. The Qatar's Sovereign Wealth Fund, the Qatar Investment Authority, currently has about $1.5 billion FDI in India,
in sectors like retail, power, IT, education, health, affordable housing, etc. Now, both leaders today identified a number of areas in which the Qatar Investment Authority can increase investments in India. This includes infrastructure, ports, shipbuilding, energy, including renewable energy, smart cities, food parks, startups, and new technologies such as artificial intelligence, robotics, and machine learning. और आइए अब आपको लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके तहत सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। इस बैठक में यूक्रेन और यूरोप का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका और रूस में युद्ध रोकने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बन चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन रूस संघर्ष का समाधान निकालने की कोशिश। 3 साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए 4.5 घंटे की माथापच्ची के बाद दोनों पक्षों ने इसे सकारात्मक, रचनात्मक समाधान आधारित बताया। हालांकि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों की इस बैठक से यूक्रेन को दूर रखा गया। हालांकि बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भरोसा दिलाया कि जंग को रोकने के लिए एक ऐसे फॉर्मूले को तैयार किया जाएगा जो यूक्रेन, यूरोप और रूस समेत सभी पक्षों को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा, शांति वार्ता का एक ही लक्ष्य है, युद्ध का निष्पक्ष, स्थायी, टिकाऊ अंत हो। रूबियो ने कहा कि रूस बातचीत को आगे बढ़ाने पर गंभीरता से इच्छुक दिखाई दे रहा है। रूबियो ने बताया कि रियाद वार्ता में रूस के साथ 4 बिंदुओं पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश अमेरिका और रूस टीम नियुक्त करेंगे। रूबियो ने इस बात को खारिज कर दिया है कि यूक्रेन और यूरोप को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वक्त आने पर बातचीत में यूरोपीय संघ को शामिल किया जाएगा। बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज और पश्चिम एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाको शामिल थे। वहीं सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री और प्रिंस फैसल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद बिन मोहम्मद अल एबन ने किया। अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति समझौते पर पहुंचने के लिए रियायत बरतने की अपील की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें राजनयिक कर्मियों की बहाली, यूक्रेन पर निरंतर वार्ता के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने, आर्थिक प्रतिबंधों का हल तलाशने और पुतिन ट्रंप के बीच बैठक के लिए आधार तैयार करना शामिल है। इससे पहले क्रेमलिन ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक बार फिर रूस ने उनकी वैधता पर सवाल उठाया। हालांकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन ईयू में शामिल हो सकता है, लेकिन नाटो को लेकर उसकी आपत्ति अब भी बरकरार है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। जनरल कटोच, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज जो रियाद में बैठक हुई है, उसका जो आउटकम आया है, उस पर क्या कुछ आपका रिएक्शन है? धन्यवाद। देखिए जी, मेरे अपने सोच विचार से जिस प्रकार से ये बातचीत हुई है, ये आउटकम का जिक्र बहुत पहले से हम कर रहे थे कि ये युद्ध जो है ये अभी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और समाप्त जब होगा ये रूस के टर्म्स पर होगा। इसका मतलब है कि जो टेरिटरी रूस ने ली है उसको रूस वापस देने वाला नहीं है। तो एक तरफ से मैं समझता हूँ कि एज इज वेयर इज, जैसे जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक सीज फायर हो जाएगा, और एक बार सीज फायर हो जाता है तो आगे जाके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बातचीत कर दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन और नेटो के ऊपर तो स्पष्ट हो गया है कि यूक्रेन को नेटो में कभी भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ईयू में जगह मिल सकती है। लेकिन जो टेरिटरी, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार कहते थे कि 2014 से की जो लाइन थी उसके ऊपर समझौता हो सकता है, वो नहीं होने वाला है। समझौता होगा तो प्रेजेंट लाइन के ऊपर जो रूस ने लिया है वो उनके कंट्रोल में होगा,
और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ज़्यादा करके वो जो टेरिटरीज जो रूस ने ली है वो रशियन स्पीकिंग है, और वो चाहते भी हैं कि वो रूस के साथ मिले। वो खास करके वो डॉनबास को जो इलाका है उसका जब हम जिक्र करते हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, उन्होंने कहा कि जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो फिर से अपग्रेड कर देंगे, जो पुराने लेवल है उस पर आ जाएंगे। और वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी एक साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जो सैंक्शंस लगे थे रूस के ऊपर वो अभी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि एक तरफ से आप देखिए ये जो पूरा इलाका है वैसे भी एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट थी। कई लोग बोलते थे ये विश्व युद्ध है वगैरह, वो नहीं था, ये एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट थी। दो देश अपने ट्राइबल वॉर लड़ रहे थे उधर, और मुझे लगता है ये अभी समाप्त हो जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यूरोप का इसमें कोई हिस्सा नहीं होने वाला है। बेशक अनाउंसमेंट में बोला है कि बाद में हम यूरोप को शामिल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आपस में जो एग्रीमेंट हो जाएगी इनकी, उसके बाद यूरोप को वो मानना पड़ेगा, और यूरोप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सर, यहाँ सकती पर है। एक सवाल ये आता है कि आज जब वहाँ पर बातचीत हुई और ये कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा, हालांकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी ओर से कहा गया कि बाद में बातचीत में हम यूक्रेन को भी शामिल करेंगे, यूरोप को भी शामिल करेंगे और ऐसा हल निकालेंगे कि वो यूक्रेन को भी स्वीकार्य होगा, यूरोप को भी स्वीकार्य होगा। लेकिन आज जो बातचीत हुई वहाँ पर यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं था? नहीं, ये मुझे लगता है कि जहां तक इसकी जो पीस ट्रीटी है, यूक्रेन इसमें कोई प्लेयर नहीं है। यूक्रेन की खुद की अपनी ताकत नहीं है। अगर यूक्रेन की खुद की ताकत होती और वो अपने दम से लड़ता तब बात अलग थी। यूक्रेन लड़ रहा है अमेरिका और यूरोप की ताकत से। उसके पूरी जो फंडिंग है और हथियार है वो बाहर से आ रहे हैं, और एक बार अमेरिका इसको बंद कर देगा तो यूरोप भी उसको बंद कर देगा। यूरोप इसको अकेले नहीं ले जा सकता है, उनके पास वो इकोनॉमिक शक्ति नहीं है। तो सभी को साफ दिखता है यूक्रेन प्लेयर नहीं है, तो अगर वो प्लेयर नहीं है तो उसको क्यों बुलाए उधर। अल्टीमेटली जो डिसीजन देंगे वो यूक्रेन को दिया जाएगा। ये डिसीजन है, आप लो नहीं तो मरो। और एक तरफ से इसको डेडलाइन दी जाएगी और यूक्रेन को मानना पड़ेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आगे क्या कुछ होता हुआ देखते हैं आप? आज जब बैठक हो गई, क्या इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक होगी? आगे क्या कुछ होगा? कब तक ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा? कितना समय लगेगा? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक ये युद्ध रुकेगा। मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर जो है ये हो सकता है बहुत ही जल्दी, कुछ हफ्तों में ही डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जो अग्रीमेंट होगा दोनों देशों के बीच में उसमें ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कुछ महीने उसमें लग जाए, लेकिन सीज फायर मुझे लगता है बहुत जल्दी आ सकता है, कुछ ही दिनों में आ सकता है। और दूसरा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की हैं, वो तुर्की पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की है। ये क्या है? कहीं ना कहीं वो एक दूसरा खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हो? देखिए, वो ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से जरूर करेगा क्योंकि टर्की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जो ब्लैक सी का आउटलेट होता है वो टर्की के थ्रू जाता है। टर्की बिल्कुल उस स्टेट्स के ऊपर और नॉर्दर्न एरिया के ऊपर भावी है। तो टर्की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है, और वो वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। वो उसके टर्की में खुद की अपनी शक्ति नहीं है कि वो अपना इंडिपेंडेंट कॉज वहां पर चलाए। तो बेशक ज़ेलेंस्की अपनी कोशिश कर रहा है टर्की के साथ और बाकी यूरोपियन देशों के साथ, ये चलने वाला नहीं है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टामर ने भी ये कहा है कि वो अगर शांति हो जाती है तो वो अपने ट्रुप्स उधर शांति के लिए भेज देगा, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो समझौता होगा इसमें यूरोप की मर्जी नहीं होगी, टर्की की मर्जी नहीं होगी, यूक्रेन की मर्जी नहीं होगी, दो देशों की मर्जी होगी, जो अमेरिका कहेगा और जो रूस कहेगा। इन दोनों के बीच में जो भी एक्सेप्टेंस होगी, मुझे लगता है वही आगे होने वाला है। ठीक है। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी शुरुआत है जो आज बैठक हुई है। कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच में जो इतने लंबे समय से जो युद्ध चला आ रहा है वो बहुत जल्द रुक जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार एक और खबर।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हुए संघर्ष विराम के तहत इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तो हटा दी है, लेकिन इजराइल ने लेबनान सरकार और हिजबुल्लाह को कड़ा झटका भी दिया है। इजराइल सीमावर्ती गांवों के आसपास अपनी सेना को बनाए रखेगा। इजराइल के इस कदम की लेबनान सरकार ने आलोचना की है और साथ ही हिजबुल्लाह को भी एक कड़ा संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। संघर्ष विराम समझौते की डेडलाइन के आखिरी दिन इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तो जरूर हटा ली, लेकिन साथ ही एक बड़ा खेल भी कर दिया। इजराइल ने सीमावर्ती गांव के बाहरी इलाकों के 5 रणनीतिक स्थानों पर बने रहने का फैसला किया है। दरअसल जंग से पहले इन इलाकों में हिजबुल्लाह का नियंत्रण था और अब इजराइल इन क्षेत्रों में अपनी सेना की मौजूदगी से ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सीमा पर हिजबुल्लाह की वापसी ना हो पाए। हालांकि इजरायली सेना को समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान के बफर जोन से हटना था और इस बफर जोन की निगरानी लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को करनी थी। इजराइल के इस कदम पर लेबनान सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि संघर्ष विराम का सम्मान किया जाना चाहिए और इजरायली दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आउन ने कहा कि इसे कब्जा ही माना जाएगा। खाली हुए क्षेत्रों में लेबनान ने अपनी और यूएन की सेना की तैनाती शुरू कर दी है। संघर्ष विराम समझौते के मुताबिक इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों को 27 जनवरी तक छोड़ देगा और यहां की कमान हिजबुल्लाह नहीं लेबनानी सेना संभालेगी। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया था। बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया गया था। अब इजरायली सैनिकों के निकलते ही विस्थापितों की वापसी भी शुरू हो गई है। इजराइल के इस कदम से संघर्ष विराम पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। रविवार को हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा था कि मंगलवार के बाद किसी भी तरह के विलंब का कोई बहाना नहीं चलेगा।
जंग में इजराइल ने बड़े नेताओं को मार गिराने के साथ ही ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में वापसी कर पाएगा या नहीं। इस बीच लेबनानी सरकार भी हिजबुल्लाह से हथियार छीनने पर विचार कर रही है। दरअसल सूचना मंत्री पाल मोरकोस ने संसद में एक मसौदा पेश किया जिसमें कहा गया कि सिर्फ सरकार के पास ही सैन्य शक्ति होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इसके जरिए हिजबुल्लाह को संदेश देने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह एकमात्र लिबानी सशस्त्र समूह था जिसने 1975-1990 के गृह युद्ध के बाद हथियार सौंपने से इनकार कर दिया था। इस बीच इजराइल ने कहा है कि हमास के साथ जारी संघर्ष विराम के दूसरे दौर की वार्ता के लिए वो तैयार है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें बंधकों की रिहाई के साथ साथ गाजा के असैन्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच। उनसे हम बातचीत करेंगे। डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। जनरल कटोच, अगर हम ये जो इजराइल का नया कदम है, इन्होंने जो डेडलाइन थी, इन्होंने अपनी सेना तो हटा ली है वहाँ पर से, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ गाँव के आसपास इन्होंने अभी भी अपनी सेना वहाँ पर बना के रखी है। क्या कुछ कहेंगे आप? इसका कोई फर्क सीज फायर पे पड़ सकता है क्या? सर लगता है आपका सिस्टम आपको जी 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 अभी सुनाई दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है और दोबारा आप बोलना शुरू कीजिएगा। हाँ, अच्छा जोशी जी, मैं ये कह रहा था, जहां तक इजराइल की बात है, उनको सबसे ज्यादा खतरा हिजबुल्लाह से है और वो लेबनान से नहीं है। जो लेबनान सरकार है और लेबनान की सेना है उससे नहीं है, हिजबुल्लाह से है। अभी जब जो इलाके वो जो सदर लेबनान के वो छोड़े हैं उन्होंने, वहां पर जो हिल एरियाज है उसके ऊपर वो समझते हैं कि वो वहां पर कब्जा हमेशा रखें, क्योंकि उस कब्जे के साथ ही उनका कंट्रोल जो है उस इलाके पे रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इजराइल उसको बहुत जल्दी छोड़ने वाली है, और कारण ये है क्योंकि उसको ये डर है कि हिजबुल्लाह वापस आ जाएगा। अभी अगर लेबनान की सेना जो है, अगर उसके पास ये ताकत है कि हिजबुल्लाह को उसके हथियार उससे छीन ले, डिमिलिटराइज कर ले उस पूरे इलाके को और खुद कंट्रोल ले ले, तब मुझे लगता है इजराइल वापस जा सकती है। लेकिन लेबनान की सेना के पास वो शक्ति नहीं है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की। इस समय पर मैं नहीं समझता हूं कि यह युद्ध ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है और इसके साथ ही इजराइल भी बहुत कमजोर ईरान भी बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि ईरान जो है ये हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा था। अभी ईरान को खुद डर है इजराइल से, तो जिस प्रकार का सपोर्ट वो दे रहे थे हिजबुल्लाह को, जो पहले उनका सपोर्ट था, मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट जारी रहेगा। और दूसरा, लेबनान की सेना को भी ये पसंद नहीं है कि इस प्रकार का सपोर्ट हिजबुल्लाह को मिले। लेबनान बेशक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वहां पर दो सेनाएं चल रही है, एक हिजबुल्लाह की जो अपनी हुकूमत चलाता है और दूसरा लेबनान सरकार जो अपनी हुकूमत चलाती है, और जो इजराइल बॉर्डर के ऊपर है वहां पर हिजबुल्लाह भारी है। तो यहाँ जो शांति टेम्पररी तौर के ऊपर मैं देख सकता हूं ये सीज फायर होल्ड करेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये होल्ड करने वाला नहीं है, जब तक कि हमास के पास कुछ न कुछ रेजिडुअल ताकत रहती है अपनी एक्सेस करने के लिए, और लेबनान के पास वो ताकत नहीं है हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल रखने की। तो अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए, अगर लेबनान सेना हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ले, तब जाके मैं समझता हूं कि इजराइल हो सकता है जो कब्जे किए हुए इलाके हैं उनसे पीछे हट जाए, लेकिन वो एक किसी न किसी तरह से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रख लेगी जिससे कि हिजबुल्लाह वापस ना आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों विषयों पर आपने अपना काफ़ी अच्छा विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा और कई सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक और छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available.
Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुर्की पुलिस ने तुर्की और इसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा घोषित आतंकवादी समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK से जुड़े 282 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें पत्रकार, राजनेता और शिक्षाविद भी शामिल हैं। इसी के साथ तुर्की ने उग्रवादी संबंधों को लेकर निर्वाचित कुर्द समर्थक मेयरों को उनके पदों से हटाना भी जारी रखा है। अब तक ऐसे 8 मेयरों को हटाया गया है। ये सभी मेयर 2024 में हुए चुनावों में निर्वाचित हुए थे। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त प्रतिज्ञा की निंदा करते हुए कहा कि वह अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाना जारी रखेगा। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ताए-यूल और जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी ने शनिवार को म्यूनिक में एक बयान जारी कर उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। दक्षिण कोरिया के बुलाविया में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना पश्चिमी बोलीविया के पोटोसी क्षेत्र में हुई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चालक ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया और बस 800 मीटर गहरी घाटी में गिर पड़ी। पिछले महीने पोटोसी के पास से ही एक अन्य बस के सड़क से उतर जाने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। कनाडा में डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान सोमवार को टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे पर उतरते समय हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। विमान उतरते समय फिसलकर पलट गया। अधिकारियों के अनुसार विमान के रनवे पर पलटकर उल्टा हो जाने के बावजूद भी इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। विमान पलटने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन विशेषज्ञ इसमें मौसम की भूमिका बता रहे हैं। सूडान में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF द्वारा अल गिताना शहर के पास के गांव पर किए गए हमलों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं सूडानी सेना द्वारा नियंत्रित विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि मृतकों की संख्या 433 पहुंच गई है। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
पाकिस्तान में एक 13 साल की लड़की की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश है। दरअसल लड़की एक घर में नौकरानी के रूप में काम करती थी। घर से चॉकलेट चोरी हो जाने के आरोप में दंपत्ति ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। दंपत्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस सब के बीच इकरा नाम की इस लड़की के लिए न्याय की मांग करने वालों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पटा पड़ा है।